जो ना हो पूरा, जो ना हो पूरा उसे अरमान कहते हैं। जो ना बदल सके उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी भले ही मुश्किलों में बीत जाए, जिंदगी भले ही मुश्किलों में बीत जाए, पर जो झुकता नहीं उसे इंसान कहते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश सोनी सर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डाटाबेस में कनकरेंट एग्जीक्यूशन, कनकरेंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरी और उसको विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल्स समझाते हुए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे और मैं ट्राई करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वैराइटीज़ के क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम्स में जो आते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को आपको समझा सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में डेटाबेस में कनकरेंट ट्रांजैक्शंस टॉपिक जो है इसको लेके आ रहे हैं। ज़्यादा इसकी थ्योरी या उसको उस तरीके से एलिबोरेट नहीं करेंगे, उस तरीके से नहीं समझाएंगे जो बाकी टीचर से लेक्चरर समझाते हैं। मैं यहाँ पर विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल्स लेते जाऊँगा, क्वेश्चंस आएंगे और पैरेलली ही जो थ्योरी है उसको भी समझाता जाऊँगा और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि एग्जाम्स में आप इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और टर्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, या उसमें क्या हो सकता है, वो भी आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सीरियलाइजेबल शेड्यूल की बात कर रहा है। जो सीरियलाइजेबल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स होते हैं, इनको अपन इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे मेरे पास में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन T1, ट्रांजेक्शन T2, ट्रांजेक्शन T3 और हर एक के अंदर नंबर ऑफ सब ऑपरेशंस कुछ दिए हुए हैं। इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस हैं, इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस हैं, हर एक के अंदर सेपरेट ऑपरेशंस हैं। यदि मैं ये डिसाइड कर लेता हूं कि पहले मेरे को T1 करना है एग्जीक्यूट, देन T2 एंड देन T3 एग्जीक्यूट करना है, तो पहले T1 के जितने भी ऑपरेशंस हैं ये सारे एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद T2 के एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद में T3 के एग्जीक्यूट होंगे। यानी अपन क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर जो है स्ट्रिक्ट ऑर्डर उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो होता है सीक्वेंस अगर होता है, ये सीरियल शेड्यूल्स के अंदर आता है। इसी प्रकार से आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप T1, T2, T3 लें, वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। आप T2, T3, T1 को ले सकते हैं, T1, T3, T2 को ले सकते हैं। इनके रिजल्ट सेम भी हो सकते हैं, इनके रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है इंटरनल जो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस दिए गए हैं वो किस प्रकार के ऑपरेशन है। मान लीजिए अगर एसोसिएटिव ऑपरेशंस होते हैं, एसोसिएटिव का मीनिंग आप सब लोग वैसे जानते होंगे, जैसे कि C इक्वल टू A प्लस B फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप का, या C इक्वल टू A माइनस B, तो ये एसोसिएटिव ऑपरेशंस कहलाते हैं। इस प्रकार के ऑपरेशंस जब होते हैं, इनमें जब ऑर्डर चेंज कर भी देते हैं तो फाइनल आउटकम या फाइनल रिजल्ट सेम आता है। लेकिन इंटरमीडिएट ऑपरेशंस अगर आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड है, C इक्वल टू A इंटू B या C इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B, और इनको अगर मैं T1, T2, T3 की फॉर्म में एग्जीक्यूट करूं, T2, T3, T1 की फॉर्म में करूं या और कोई ऑर्डर ले लूं, तो इनके रिजल्ट्स डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए अपन इसके हिसाब से जब देखेंगे यहाँ पर, तो अपना बेस्ट आंसर क्या बैठेगा, ये वन वेयर ट्रांजैक्शन आर्बिट्ररी ऑर्डर नहीं होता है, ये एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर गिवन होता है। वन वेयर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट स्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका ये होता है कैन इंटरलीव, ये वाला नॉन सीरियल के अंदर होता है, सीरियल के अंदर ये नहीं होता है। इंटरलीव के अंदर क्या होता है, किसी ट्रांजैक्शन का एक पार्शियल पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरे ट्रांजैक्शन का होता है, फिर वापस पुराने वाले का होता है, फिर ऐसे T1, T2 के 3 में, मतलब इनके बीच में मूवमेंट्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा ऑपरेशंस का, वो इंटरलीव कहलाते हैं। वो फिलहाल ये नहीं है। वन वेयर ट्रांजैक्शन मस्ट वेट फॉर ईच अदर, खाली वेटिंग करने से, हाँ ये नो डाउट कि इसके अंदर ये जो वेटिंग वाला जो कंसेप्ट है ये ऑपरेट होता है, नो डाउट होता है, इसको पर ऐसा नहीं कहते नहीं होता है।
लेकिन ये इसका प्राइमरी एम नहीं है, जिसकी वजह से अपन इसको सीरियलाइजेबल कह सकें। जैसे T2 है, T2 के सारे ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएंगे तब T3 का नंबर आएगा, उसके बाद T2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद T3, तब तक इसको वेट करना पड़ेगा। ये इसके अंदर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है, लेकिन ये इसका बेस्ट आंसर नहीं है। अपन बेस्ट आंसर जो होगा वो बी वाला रहेगा ना। अब अपन आगे जो ये सीरियल शेड्यूल है इसको अपन विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो है एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसमें सीरियल शेड्यूल से रिलेटेड अलग अलग टाइप के मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इनके ऊपर परफॉर्म कीजिए एग्जाम के अंदर। इनसे रिलेटेड ये जो इस प्रकार के जो एग्जाम्स आते हैं, इसमें जो आपको ऑब्जेक्ट है, जो वेरिएबल गिवन रहेंगे A, B या C वॉटएवर, उनकी फाइनल वैल्यू पूछी जाती है कि एग्जाम में अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन इस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं तो उनका फाइनल आउटकम क्या होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसमें काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, तो अपन उनको सॉर्ट आउट करते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये आपका सीरियल शेड्यूल से रिलेटेड है। यहाँ पर A की बिगिनिंग में वैल्यू है 1000, B की है 2000, ये इनिशियल वैल्यू इसमें गिवन है। और आगे ऑर्डर क्या कह रहा है कि T1 फॉलोड बाय T2, यानी पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, ये जो क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है इस हिसाब से, और उसके बाद में T2 ये वाला सेकेंड वन एग्जीक्यूट होगा। यानी ये फुली एग्जीक्यूट होने के बाद में ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सीरियल शेड्यूल का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो चलिए देखते हैं अपने पास में फाइनल आउटकम क्या आता है। यहां अपन ध्यान से देखते हैं, इनके अंदर देखते हैं। यहां पर एक अपने पास A और B, अच्छा दो वेरिएबल दिए, तो दोनों को देखते हैं क्या क्या वैल्यू हो सकती है। यहाँ रीड A करेगा, जब रीड A करेगा तो बिगिनिंग में इसके पास में जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगी 1000। नेक्स्ट यहां पर A -100, यानी A में से हो गया, तो पीछे वैल्यू क्या कितनी बच गई 900। तो राइट ए भी क्या करेगा 900 वैल्यू को ही राइट करेगा, यानी A की वैल्यू क्या हो गई राइट 900 हो गई। अब B को रीड करेगा तो B की वैल्यू जो रीड करेगा वो कितनी है 2000 है, तो यहां से क्या करेगा वो 2000 को रीड करेगा। B की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 100 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट हो गई 2100। नेक्स्ट क्या कर रहा है कमिट कर रहा है तो परमानेंटली सेव हो जाएगा। जब सेव हो जाएगा तो यहां पर आपके पास में A की वैल्यू तो हो जाएगी 900 और B की वैल्यू हो जाएगी 2100। ये वैल्यू इस समय तक अपने पास में थी। अब जब नेक्स्ट ऑपरेशन रीड होगा, नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन वर्कआउट करेगा, तो ये A की वैल्यू जो है यहां पर, ये जो A की वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू राइट हो चुकी थी और कमिट हो चुकी थी, तो ये वाला ट्रांजैक्शन अब A की वैल्यू 1000 नहीं लेगा। ये A की वैल्यू जो लास्ट में 900 थी उसको एक्सेप्ट करेगा। जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो 1.1 से इसको मल्टीप्लायर करोगे तो इसका नेक्स्ट आउटकम आ जाएगा 990। ये ध्यान से देखना कि कौन सी वैल्यू लेनी है, इनिशियल लेनी है, इंटरमीडिएट लेनी है, वहां कमिट हो चुका है, ये कमिट नहीं, क्योंकि यहाँ पर राइट भी हो चुका है, राइट के बाद कमिट भी हो चुका है। तो अब यहाँ पर अपन लेंगे ये कब कौन सी वैल्यू लेनी है, आगे एक नंबर ऑफ एग्जांपल्स करेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल A की वैल्यू जो हो गई वो 990 हो गई, जो प्रीवियसली 900 थी अपने पास। राइट A कर रहा है, ओके, और कमिट यानी परमानेंटली सेव हो जाएगी। यानी इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद में लास्ट में अपने पास में A की वैल्यू तो हो जाएगी 990 और B का आउटकम हो जाएगा 2100। ये वैल्यू आएंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको गिवन हो अलग अलग टाइप के सेट, तो ये रिजल्ट्स आउटकम्स रहेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल भी सीरियल शेड्यूल से रिलेटेड है, अलग अलग वो दे रहे हैं, तरीका अलग है करने का, उनमें वेरिएबल होंगे अलग, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस चेंज होंगे। यहाँ पर देखिए आप टोटल आप सीरियल शेड्यूल से रिलेटेड है, टोटल इसमें 3 ऑपरेशन दिए हैं, T1, T2 एंड T3। ओके, इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है T1 एग्जीक्यूट होगा, T2 होगा एंड T3, यानी इनका ऑर्डर वाइज भी ऐसे रहेगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, देन ये, और देन ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, कोई इशू नहीं। A की इनिशियल X की वैल्यू 10 है, इसकी 100 है और Z की 50 है। देखिए अपन स्टार्ट करते हैं T1 से, तो रीड करेगा तो X की वैल्यू कितनी रीड करेगा, पहले X की वैल्यू करेगा 10। ओके, क्या कर रहा है X की वैल्यू को ट्वाइस कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। राइट कर रहा है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ही रहेगी। कमिट कर रहा है तो वैल्यू क्या रहेगी 20।
यानी फाइनली अपने को ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई 20, यानी बिगिनिंग में 10 वैल्यू थी, इस ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 20। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये x की वैल्यू की रीड नहीं कर रहा है, ये y की कर रहा है। तो y की बिगिनिंग में वैल्यू कितनी है 100, तो यहां पर क्या कर लेगा, ये 100 ले लेगा। ओके, 100 को क्या कर रहा है, डिवाइड बाय 2 यानी हाफ कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50। नेक्स्ट राइट कर रहा है तो वैल्यू 50 ही रहेगी, कमिट कर रहा है तो वैल्यू 50, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 50 हो गई। ओके, लास्ट वन जब कमिट करेगा, इसका मतलब होगा ये जब कमिट होगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस कमिट के केस में x की वैल्यू तो 20 है, y की वैल्यू 50 है इस लेवल तक, और z की वैल्यू भी 50 है। ये ध्यान से समझिएगा, अगर इस लेवल तक पूछ रहे हैं तब तो ये आंसर है इसका। अब अपने को थर्ड ट्रांजैक्शन पे मूव कर रहे हैं, z की वैल्यू कितनी है 50, इसमें क्या कर रहे हैं 50 के अंदर 50 को ऐड कर रहे हैं, सम अप हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट आउटकम क्या आ जाएगा 100। इसको राइट कर रहा है तो वैल्यू 100 रहेगी, कमिट कर रहा है तो वैल्यू 100, यानी z की वैल्यू क्या हो गई 100। तो यहां पर क्या है कि इस ट्रांजैक्शन में x और y की वैल्यू चेंज हुई नहीं, यानी इस केस में आने के बाद में x की वैल्यू तो 20 ही रहेगी क्योंकि वो अपडेट हुई नहीं है, y की वैल्यू भी अपडेट नहीं हुई, लास्ट वैल्यू 50 रहेगी, लेकिन z की वैल्यू जो 50 थी वो अपडेट होके क्या बन गई 100। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि तीनों ट्रांजैक्शन इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं और एक्स वाई जेड का रिजल्ट क्या होगा, तो उनका आउटकम ये आएगा 20, 50 और 100। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीरियल शेड्यूल से रिलेटेड ले रहे हैं। फिर आपको नॉन सीरियल के अंदर भी काफी एनामोलीज जो दी गई थी अपने फैंटम रीड, डर्टी रीड, वॉट एवर, लॉस्ट अपडेट, उन सबको अपन कवर अप करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको इसके अंदर, देखिएगा वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इसमें जो है सीरियल शेड्यूल से, यहां पर ये कह रहा है कि ऑर्डर मैटर्स, कि किस ऑर्डर के अंदर आपको डाटा गिवन है, उसके हिसाब से अपन इसको देखते हैं। पहले आपको देखिए यहां पर क्या कहा गया है, एक ही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक ही वेरिएबल ले रहे हैं p जिसकी वैल्यू 100 है, ट्रांजैक्शन T1 एंड T2, यानी ये फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सेकंड वन ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, और इस तरीके से ही चलेंगे अपन। p की वैल्यू 100 ले रहे हैं, यहां मैंने वैल्यू इसकी 100 एक्सेप्ट कर ली, 100 में से 20 माइनस हो गया तो वैल्यू क्या रह गई 80। ये क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 80 रहेगी, कमिट भी कर दिया, यानी अपने पास में इस केस में ऑब्जेक्ट P जो है इसका आउटकम क्या आ गया 80। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, जो वैल्यू P को ही रीड कर रहा है, ये नया वेरिएबल नहीं है, नया कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, प्रीवियस यानी जो प्रीवियसली रीड हो चुका है वेरिएबल या ऑब्जेक्ट उसी को कर रहा है। लेकिन लास्ट वैल्यू क्या हो गई, राइट भी हो गई, कमिट भी हो चुकी है, तो अब P की वैल्यू को आप 100 नहीं लेंगे, 80 एक्सेप्ट करेंगे, यानी यहां जब एक्सेप्ट होगा ये, तो ये वैल्यू रीड जो होगी वैल्यू ये 80 हो जाएगी। 80 के अंदर P को 30 ऐड कर रहे हैं, 30 ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा 110, और इसका राइट करेंगे तो 110, कमिट करेंगे तो 110, यानी इसका मतलब ये है कि लास्ट के अंदर जो रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, P का आंसर पूछा जाए तो वो उसका आउटकम होगा 110। इसको अगर अपन ने इस ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट किया है ट्रांजैक्शंस को, तो उसका ये आ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ T1 और फिर T2 एग्जीक्यूट किया, और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ जो ऑपरेशन में काम में ले रहा हूँ, P इक्वल टू P माइनस 20, P इक्वल टू P प्लस 30, ये ऑपरेशन एसोसिएटिव ऑपरेशन कहलाते हैं। तो एसोसिएटिव ऑपरेशंस का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनका अगर मैं ट्रांजैक्शन का ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी पहले मैं T2 ले लूं और उसके बाद T1 ले लूं, तो भी फाइनल आउटकम जो आएगा वो मेरे पास में 110 आएगा। इंटरमीडिएट क्या आते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन जो इनिशियल क्या गिवन है और फाइनल क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस केस में ये सेम रहेगा। अगर यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होंगे तो उनके रिजल्ट सेम नहीं होंगे, हो भी सकते हैं नहीं है, लेकिन सेम होना उसकी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये प्रीवियस वाला ये एग्जांपल है जो अभी आपको मैंने बताया है, बस यहां पर अपन ने ऑर्डर चेंज किया है। यहां पर क्या कर रहे हैं, पहले T2 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं,
और उसके बाद में ये वाला एग्जीक्यूट होगा। चलिए देखते हैं, लास्ट टाइम इसका जो फाइनल आउटकम था वो 110 था, और यहाँ पर ऑपरेशन जो दे रहे हैं वो एसोसिएटिव दे रहे हैं, तो इसका आउटकम 110 आना चाहिए। अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं। पी की वैल्यू कितनी है? 100। तो यहाँ से जब वैल्यू लेंगे ये वैल्यू 100 ले लेगा। ओके, उसमें 30 ऐड करेगा तो अपने पास आउटकम क्या आ गया? 130 आ गया। राइट कर रहा है 130 रहेगी, कमिट कर रहा है 1, यानी इसका मतलब है पी की जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू हो गई वो 130 हो गई। अब अपन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। ये क्या कर रहा है? पी को ही रीड कर रहा है, नया कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अलग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी पी की लास्ट वैल्यू क्या रीड हुई थी? 130। अब ये 100 नहीं लेगा, जो लास्ट कमिटेड वैल्यू है उसको एक्सेप्ट करेगा 130, यानी ये स्टार्ट करेगा 130 से, उसमें से 20 को क्या कर देगा? माइनस करेगा नेक्स्ट ऑपरेशन में, तो पीछे रिजल्ट आ गया 110। राइट करेगा 110, कमिट करेगा 110, यानी फाइनल आउटकम आपका क्या आ गया? 110, जो मैंने आपको बताया था वहां पे कि एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव में फाइनल जो आउटकम होता है डाटाबेस का वो सेम रहता है। बाकी जो अदर ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वहां इसका आउटकम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, ये भी नहीं सॉरी, ये अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल जो ले रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन ये सीरियल शेड्यूल से नहीं है, ये नॉन सीरियल शेड्यूल से रिलेटेड है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, पहले ये जितने भी ऑपरेशन किए थे अपने सीरियल शेड्यूल से रिलेटेड, उसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहे थे इंपॉर्टेंट, वो ध्यान से देखिए। एक तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये ऑपरेशन जितने भी अपने ऑपरेशन किए थे ये सिंपल टू एग्जीक्यूट, एक तो इनका परफॉर्मेंस ये रहता है सिंपल टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, ये सीरियल होते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन के सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं तब दूसरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है वेटिंग टाइम जो होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होते जाएंगे, तो वेटिंग टाइम क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, यानी सिस्टम का थ्रूपुट अपने को उतना नहीं मिलेगा अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो गए। और ये कनकरेंट ट्रांजैक्शन से उनके लिए ये फेल है, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, कनकरेंट ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, तो वहां से इसका आउटकम या उसका कोई बेनिफिट अपने को नहीं मिलना है। एक और चीज, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सीरियल ऑपरेशन चल रहे हैं, एक बंच कंप्लीटली ऑपरेशन का रन हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरा बंच हो रहा है, तो करेक्टनेस ऑफ आंसर जो होगी, उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी कंपैरिजन टू नॉन सीरियल। नेक्स्ट कम टू द, ये अपने आते हैं ऑपरेशन नॉन सीरियल, या जिसको अपन इंटरलीव्ड ऑपरेशंस भी कहते हैं, या नॉन सीरियल भी बोलते हैं। इंटरलीव्ड इसलिए कि एक ट्रांजैक्शन का एक पार्शियल ऑपरेशन होता है, देन वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन के ऊपर मूव कर जाता है, फिर वर्क करता है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन T1, ये ट्रांजैक्शन T2, इसका ये पार्ट रीड हो रहा है, इमीडिएटली क्या किया इसने? कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं, इसके सारे ऑपरेशन नहीं पढ़े, इसने इसका पार्शियल पार्ट लिया और बीच में ही छोड़ दिया, और फिर ये रीड करने लग गया, फिर इसके बाद में इसको छोड़ दिया, इसको रीड करने लग गया, इसको रीड करने लग गया, फिर इसको छोड़ के इसको रीड करने, यानी इसलिए इसका जो नॉन सीरियल का नाम है वो इंटरलीव्ड शेड्यूल भी कहा जाता है। तो डेफिनेटली आप इसको अगर सीरियल के कंपैरेटिवली जब देखेंगे करेंगे, तो सबसे ज्यादा इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा कनकरेंट एग्जीक्यूशंस। यहां पर क्या हो रहा है? कनकरेंट एग्जीक्यूशंस हो रहा है, तो सिस्टम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। यहां पर सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है इस प्रकार के ऑपरेशंस का वो होता है कंपैरिजन टू दैट वन। और उसके बाद इसके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार के ऑपरेशंस हैं, क्या एनोमलीज उसमें आ रही है, किस प्रकार से इंसर्ट या डिलीट हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसकी जो करेक्टनेस होती है सीरियल शेड्यूल के कंपैरेटिवली कम होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर अपन इसके किसी स्पेसिफिक एनोमलीज को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर अपन जो स्टडी कर रहे हैं सिंपल इसकी जो नॉन सीरियल ऑपरेशंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्या है, अपन उसको देख लेते हैं और इसका फाइनल आउटकम किस तरीके से आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, रीड एक्स की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी है 100 और वाई की है 500। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा आप इसको कैसे पढ़ते हो। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ टाइम इससे रिलेटेड ही आता है, नॉन सीरियल से रिलेटेड, और पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम। यानी आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि ये जो कनकरेंट एग्जीक्यूशन या ट्रांजैक्शंस रन हो रहे हैं इसका फाइनल आउटकम क्या होगा, तो आपको अगर मैं नंबर ऑफ टाइप के नॉन सीरियल ट्रांजैक्शंस दे देता हूं तो आपको सबके आंसर उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। वो तभी कर पाएंगे जब आपके पास में उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, यहां पर देखिए रीड एक्स की वैल्यू कितनी है 100। ओके,
इसके बाद में क्या करे, इमीडिएटली T2 के ऊपर शिफ्ट हो गया। और लेकिन जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था अभी तक ना तो ये राइट हुआ ना कमिट हुआ है, तो ये क्या करेगा, उसको बीच में छोड़ देगा। और ये वाला जो रीड ऑपरेशन है अपनी ओल्ड वैल्यू को लेगा, न्यू वैल्यू को स्टडी नहीं करेगा, यानी ये अपनी ओल्ड 100 वैल्यू है उसी को ही लेगा। ओके, यहां पर भी कोई राइट या कमिट नहीं हुआ है, वापस अपन कहां कर रहे हैं, यहां शिफ्ट हो रहे हैं। यहां जैसे स्विच कर रहे हैं, इसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी, यहां पर इस केस में ये वाली अपने को ध्यान में ये रखना है, क्या वैल्यू थी 100, 100 के साथ ये ऐड हो गया, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू बन गई 100, 150। और राइट भी क्या करेगा, 150 करेगा। ओके, यहां तक ये वैल्यू आ गई। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आने के बाद में इसकी वैल्यू क्या बन गई, 100, ट्रांजेक्शन 1 में 150। अब अपन यहां, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये इसको स्टडी करना जरूरी है। यहां पर ये जो वैल्यू दे रहा है वापस एक्स की वैल्यू को स्टडी कर रहा है, रीड कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, यहां पर ये वैल्यू जो है ट्रांजैक्शन के अंदर राइट हो चुकी है। जब ये राइट हो चुकी है तो अब ये ओल्ड वैल्यू को रीड नहीं करेगा, ये 100 को रीड नहीं करेगा, ये जो 150 थी उसको स्टडी करेगा, रीड करेगा। जब उसको रीड करेगा तो यहां पर x 150 का डबल अप हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन, यानी फाइनल आउटकम आपका क्या आएगा यहाँ पे 300। और x की वैल्यू जब रीड होगी तो सॉरी ये राइट करेगा तो इसका आउटकम क्या आएगा 300, यानी x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 300। रीड y को भी अभी तक अपन ने प्रीवियसली रीड भी नहीं किया था, ओल्ड वैल्यू लेगा, ये अपने 500 लिया और उसमें से 10 को क्या कर दिया इसने, डिक्रीमेंट कर दिया, तो फाइनल आउटकम क्या आ गया 490। तो ये y की वैल्यू क्या हो गई 490। ये कमिट कर दिया, जब कमिट कर दिया तो इस केस के अंदर अब आप ध्यान से देखिए, ट्रांजैक्शन T1 के रेस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो x का जो आउटकम होगा वो 300 होगा और y की वैल्यू जो हो जाएगी 490 हो जाएगी। और इस केस के अंदर भी जब कमिट करेगा तो x की वैल्यू यही रहेगी 300 और y की वैल्यू 490, यानी आपका जो फाइनल आउटकम जब जनरेट होगा तो उसके रिजल्ट्स ये आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following is an advantage of using concurrency control mechanism? concurrency control का मैंने अभी आपको बताया था, इंक्रीज डेटाबेस एक्सेस स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि मल्टीपल ट्रांजैक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं, उनके ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं, तो डेफिनेटली रिड्यूस रिस्क ऑफ डेटा करप्शन, वो उनको रिड्यूस कर देता है क्योंकि हर एक अपना एक पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर वो वर्क कर रहा है, उसका टाइम स्टैम्प चल रहा है, तो उसके हिसाब से डेटा करप्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, जीरो नहीं होते, मिनिमाइज हो जाते हैं। फास्टर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन रन हो रहे हैं, किसी को वेट नहीं करना पड़ा, जैसे उसका नंबर आ रहा है, जैसे उसका ऑर्डर आ रहा है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो। ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल, इसी यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा हुआ है क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, आप फर्स्ट दे रहा है टू प्रिवेंट डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड एंश्योर, ये आपका नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट था, तो यहां पर ये इसका एडवांटेज नहीं रहेगा। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस ऑपरेशन, इसका जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, डेटाबेस की ऑपरेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। टू सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस, सिंप्लीफाई तो नहीं करते, सिंप्लीफाई नहीं करता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पर, तो ये तो नहीं रहेगा। तो प्रोवाइड मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की बात नहीं है यहाँ पर, तो आपका बेस्ट आंसर रहेगा बी वाला, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस। नेक्स्ट है लॉस्ट अपडेट मीनिंग इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ कंकरेंट ट्रांजैक्शंस। बहुत इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी आती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो आते हैं, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपकी यूएसपी रहेगी। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, आपकी रैंक लाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मेरे साथ
मेरे एसीपी एग्जाम में यही हुआ था, यही मेरी यूएसपी थी जिसकी वजह से मेरी 3rd रैंक आई थी और मैं जस्ट एग्जाम दे के बाहर निकला था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि फर्स्ट 10 रैंक के अंदर मेरा सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। चलिए देखिए क्या कह रहा है, लॉस्ट अपडेट। इसको अपन थियोरेटिकली भी करते हैं और विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल करेंगे तो 100% एग्जाम्पल करने के बाद में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थियोरेटिकली बताऊंगा तो उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन एग्जाम्पल बताने के बाद में हो जाएगा। लेकिन मैं थियोरेटिकली पहले बता देता हूं होता क्या है इसके अंदर ट्रांजेक्शन लॉस्ट अपडेट। यहां पर देखिए क्या होता है, 2 ट्रांजेक्शन है मान लीजिए आपको T1 T2, दोनों ट्रांजेक्शन्स ये क्या कर रहा है, इसके कुछ ऑपरेशंस को रीड करता है, रीड करने के बाद में यहां पर ये कोई वैल्यू जो है ये अपनी राइट कर देता है। ओके, T2 क्या कर देता है, इसके बिहाफ पे उसी ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लेता है, इसी ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लेता है और रिसीव करके इसको जो है वापस क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। यानी क्या हुआ, इनिशियल के अंदर जो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट था ए, उसकी वैल्यू यहां आकर इसने अपडेट कर दी, लेकिन ये वैल्यू यहां कहां ट्रांसफर हो गई, यहां पर ट्रांसफर होने के बाद में इसने इसको दोबारा क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। यानी यहां पर जो ओल्ड वैल्यू थी वो क्या हो गई, इरेज हो गई, डिलीट हो गई। यानी फाइनल आउटकम आएगा तो इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आउटकम ही डिस्प्ले होगा। इसलिए इस प्रकार की जो कंडीशन है या इस प्रकार की जो एनोमलीज होती है, इसे अपन जो है वो कहते हैं, इस प्रकार की एनोमलीज जो होती है उसे अपन जो है वो कहते हैं लॉस्ट अपडेट। यहां पर देख लीजिए, इसको अपन विथ एग्जांपल भी बताते हैं, पहले थ्योरी के शब्द क्या क्या है। व्हेन अ ट्रांजैक्शन रीड डाटा दैट हैज बीन अपडेटेड बाय अनदर अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस। ओके, थोड़ा लैंग्वेज से मिलता जुलता है, अपन डिवाइड करते हैं। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रोल्ड बैक आफ्टर कमिट, नहीं ये नहीं आएगा इसका, ये रोल बैक ये अलग चीज हो जाती है। व्हेन 2 or more ट्रांजैक्शन अपडेट द सेम डाटा, ये इसका बेस्ट वे में थोड़ा डिटेल्ड के अंदर इसने एक्सप्लेन किया, कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन वाले को हटा देते हैं। यहाँ पे जब दो ट्रांजैक्शन सेम ऑब्जेक्ट को उसको साइमल्टेनियसली अपडेट करते हैं और एक ट्रांजैक्शन का अपडेट दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, ओवरराइट हो रहा है, तो ये आपका वो कहलाएगा। व्हेन अ ट्रांजैक्शन लोटेड इज कनेक्शन टू द डेटाबेस, नहीं ये नहीं कहलाएगा, ये वाला तो नहीं होगा, इसकी दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। इसको अपन विथ हेल्प एग्जांपल देखते हैं क्या चीज हो रही है। ये देखिए, ये जो अपन एग्जांपल यहाँ पर जो ले रहे हैं ये लॉस्ट अपडेट से रिलेटेड है, नॉन सीरियल तो है। एक इसमें मैं ये भी बता दूंगा कि नॉन सीरियलाइजेबल का क्या मतलब है। नॉन सीरियल का मीनिंग तो क्लियर हो गया आप लोगों को, क्योंकि कनकरेंटली क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए नॉन सीरियल। लेकिन नॉन सीरियलाइजेबल का क्या मतलब है और लॉस्ट अपडेट का क्या है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। पहले मैं लॉस्ट अपडेट बता देता हूँ, फिर मैं आपको नॉन सीरियलाइजेबल का मीनिंग भी बता देता हूँ। केवल एक एग्जांपल में बताऊंगा, बाकी एग्जांपल में भी सेम तरीके से वर्कआउट होगा। लॉस्ट अपडेट यहाँ देख लिए, यहाँ जब हम वर्क कर रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी बिगिनिंग में 1000 दिए। ओके, T1 ऑपरेशंस यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या करेगा, ए की वैल्यू को 1000 लेगा। लेकिन ट्रांजैक्शन T2 आएगा, ये क्या करेगा, यहां तक प्रीवियस में कुछ भी राइट ऑपरेशन नहीं हुआ है अभी तक, तो ये क्या करेगा, अपनी ओल्ड वैल्यू को लेगा, तो ये भी 1000 वैल्यू ले लेगा। ओके, यहां पर भी कोई राइट नहीं हुआ है, वापस अपन कहां स्विच कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं, तो ये अपनी ओल्ड वैल्यू यानी ये वाली जो वैल्यू है इसको लेगा। रीड करिए, ध्यान से देखिएगा, कौन सी T2 की वैल्यू लेनी है या T1 की लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना है, वो राइट हुआ है या नहीं हुआ है। अब प्रीवियस केस में राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, तो यानी यहां पर ये लेगा, तो ये वैल्यू जब इसकी है 1000 में से 50 माइनस हो गया, तो पीछे कितना बचा, 950, यानी ये 950 यहां पर आ जाएगा आउटकम। ओके, वापस अपन स्विच कहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं। लेकिन अभी ध्यान से देखिए, यहां वैल्यू तो 950 होके इसकी अपडेट हो गई, लेकिन यहां राइट नहीं हुई थी वैल्यू, और वापस यहां पर क्या कर रहा है, दोबारा फिर अपडेट कर रहा है। एक बार प्रीवियसली अपडेट किया, फिर दोबारा अपडेट कर रहा है, लेकिन ये जो अपडेशन होगा ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को लेगा। कौन सी प्रीवियस वैल्यू, 1000, तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 1050। ये ध्यान से देखिएगा कि ये यहां पर ये प्रीवियस 950 वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर राइट ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इस वजह से ये प्रीवियस रीड को लेगा जो कि 1000 वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू, और ये अपडेट कर देगा।
अब ये क्या हो गया, जो प्रीवियस 950 वैल्यू थी जो अपडेट की थी वो लॉस्ट हो गई, तो ये न्यू वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो इस इशू को, इस एनोमलीज को अपन लॉस्ट अपडेट बोलते हैं। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको राइट कर रहा है। जब ये राइट करेगा यहाँ पे तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू जो है अब क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये तो 950 ही देगा, लेकिन क्योंकि अभी तक यहां पर भी राइट नहीं हुआ था, ध्यान देखिए यहां पर अभी तक राइट नहीं हुआ था, तो ये जब राइट करेगा प्रीवियस लेगा, लेकिन जैसे ही ये राइट करेगा यहां पर ये अपनी इस वैल्यू को राइट कर देगा करेगा, और यहां पर इसकी न्यू जो अपडेटेड वैल्यू है वो आ जाएगी 1050। अब जब ये कमिट होगा यहां पर कौन से ट्रांजैक्शन T1 में, तो यहां पर इसकी वैल्यू 1050 आएगी, और इस केस में भी जब एग्जीक्यूशन होगा तो फाइनल वैल्यू 1050 आएगी, यानी आपका जो फाइनल आउटकम आएगा 1050 आ गया। और लॉस्ट अपडेट का मीनिंग आपको पता चल गया कि जो ओल्ड वैल्यू जहाँ इसकी जो अपडेट हुई थी 950 वो मॉडिफाइड होके 1050 हो गई। तो ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आएगा कि आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज दे देंगे और ये कंफर्म करेंगे कि आपसे कि ये जो एक्सरसाइज है इसकी किस एनोमली से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉस्ट अपडेट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नॉन सीरियलाइजेबल में एक क्वेश्चन में बताया क्या चीज होती है। अगर इन सब ऑपरेशंस को मैं सीरियल ऑपरेशन की तरह लिख दूं, यानी मैं इसकी स्विचिंग कर देता हूं, इसकी स्विचिंग कर देता हूं इधर, और इसकी स्विचिंग करके एक सीरियल ऑपरेशन बना देते हैं अपन, मान लीजिए कंप्लीटली एक ही ट्रांजैक्शन में शिफ्ट कर देते हैं, और फिर इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका आउटकम अगर अपने नॉन सीरियल वाले से डिफरेंट आता है तो ये नॉन सीरियलाइजेबल कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने इनको इधर शिफ्टिंग कर दी और सीरियल फैशन की तरह इसको स्टडी रीड करूं तो क्या आएगा, तो ये इसको लेगा 1000 लेगा क्योंकि ये वैल्यू 1000 थी। इसी तरीके से जब ये शिफ्ट हो जाएगा रीड तो यहां पर भी वैल्यू क्या लेगा, 1000 लेगा, ओके। लेकिन यहां पर जो वैल्यू 1000 वैल्यू इसको 50 क्या करेगा, डिक्रीमेंट, तो यहां पर आपको आउटकम क्या मिल गया, 950 मिल गया। लेकिन नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, ए प्लस 50, क्योंकि सीरियल के अंदर दे रहा है तो प्रीवियस 950 वैल्यू को लेगा और वापस उसमें 50 ऐड कर देगा, यानी वापस आपका आउटकम जो है वो क्या हो गया, 1000 हो गया। ये ध्यान से देखिए, अब ये राइट करेगा तो क्या करेगा, 1000 को राइट करेगा, वापस राइट होगा तो क्या होगा, 1000 होगा, कमिट करेगा 1000, यानी इस केस में सीरियल फैशन के अंदर इसका आउटकम क्या आ गया, 1000 आ गया, जबकि नॉन सीरियल फैशन में इसका आउटकम क्या था, 1050। अगर उसको सीरियल में कन्वर्ट करने के बाद में, सीरियलाइज करने के बाद में उसका आउटकम नॉन सीरियल से डिफरेंट आता है तो ये इस प्रकार का जो ऑपरेशन होता है इसको अपन नॉन सीरियलाइजेबल कहते हैं। ये सबके ऊपर अप्लाई होगा, केवल मैंने एक बार ही बताया, बार बार इसको नहीं बताऊंगा। बाकी अपन जो एग्जैक्ट इशू है जिसका, उसके ऊपर ही वर्कआउट करेंगे।